हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, मूलभूत राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूलभूत राशियाँ जो होती हैं वो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसको मूलभूत राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि, जो राशियाँ मूलभूत राशियों पर निर्भर करती हैं, उसको व्युत्पन्न राशि कहती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स जो है पिछले वीडियो में दे चुके हैं। और अगला हमारा पॉइंट रहेगा बीमीय सूत्र। इसको समझने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो को देखना होगा, क्योंकि उसमें मूलभूत राशियाँ जो होती हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, उसी के आधार पर भौतिक राशि के आधार पर हम बीमीय सूत्र को बताएंगे और समझेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या उसकी विमाओं के द्वारा दी जाती है। ठीक है, किसी राशि की विमा को कोष्ठक, गुरु कोष्ठक यानी बड़े कोष्ठक में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इससे पहले हमको सबसे जानना है मूलभूत राशि, जैसे कि लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, बीमा के रूप में लंबाई को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मूलभूत राशि, द्रव्यमान, ये जितनी भी राशि हम लिख रहे हैं सब कौन सी राशि है, मूलभूत राशि है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। बीमा पढ़ने के लिए इन तीन मूलभूत राशियों को मुख्य रूप से जानना आपको जरूरी है, और इन राशियों को किससे प्रदर्शित करते हैं इसको जानना भी आपको जरूरी है। तो लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से और समय को टी से। अब हम जानते हैं कि बीमा कैसे निकालते हैं, किसी व्युत्पन्न राशि की बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और चौड़ाई को ही हम क्या लिखते हैं, चौड़ाई को लंबाई बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं ना, वो भी तो लंबाई ही होती है। ठीक है, वो भी तो लंबाई है ना। तो लंबाई गुणे लंबाई, ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई की बीमा क्या लिखेंगे, एल से। तो लिखिए इसको, इसकी बीमा क्या लिखेंगे, एल, और फिर इसकी बीमा एल। अब हमको मालूम है इसकी घात पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसकी भी घात पे क्या है, कुछ नहीं तो एक है। और जब किसी भी राशि का जब आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में कि जब किसी भी राशि का जो है आधार बराबर है, मान लीजिए ये इसका आधार बराबर है, तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी x बराबर 2। उस तरह से इसकी बीमा क्या हो जाएगी, आधार बराबर है, घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी इसकी बीमा क्या आएगी, यल का घात 2। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसी तरह से, क्षेत्रफल हो गया, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चौड़ाई को ही लंबाई बोलेंगे, फिर ऊंचाई को भी क्या बोल सकते हैं, लंबाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो तीनों लंबाई ही है, मतलब लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे लंबाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई को भी लंबाई बोलेंगे, ऊंचाई को भी लंबाई बोलेंगे। अब इन तीनों की बीमा क्या होगी, लंबाई का बीमा यल, फिर इसका बीमा यल, इसका भी बीमा एल। तीनों के घात पे एक है, तीनों के जब आधार सेम है तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यल का घात 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट। अगला अगर बात करते हैं, आपका हो जाएगा वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन मतलब क्या बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में। विस्थापन मतलब होता है, विस्थापन भी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई बटा में समय,
लंबाई को क्या लिखेंगे l और समय को क्या लिखेंगे t। तो क्या हो जाएगा, इसकी विमा निकालेंगे तो लंबाई का विमा l और समय का t। तो जब कोई भी राशि जब से 1 के बटा में होती है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके घात पे कुछ नहीं तो 1 है ना, और जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, एक t का घात -1, मतलब उसका घात माइनस हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो अगर इसको बीमा के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, l और t को ऊपर लेके जाएंगे तो -1, समझ में आया। तो LT पर -1, ठीक है। इस तरह से त्वरण की बात करते हैं। हम आपको बस सिखा रहे हैं निकालना। इसके बाद आपको आपके बुक में बहुत सारी ऐसे सूत्र दिए होंगे जिसका आपको क्या निकालना होगा, बीमे सूत्र निकालना सीखना होगा। हम बस निकालने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब बताएंगे त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय, मतलब वेग बटा में समय, समझ गए, वेग परिवर्तन बटा में समय। अब हमको मालूम है या तो, और वेग क्या है, वेग कौन सी राशि है, वेग व्युत्पन्न राशि है, चूंकि ये इन दो राशियों से, दो मूलभूत राशियों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम वेग की विमा हम जानते हैं पहले से तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर हमको नहीं मालूम है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वेग को जानना पड़ेगा। वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, क्योंकि व्युत्पन्न राशियों को मूलभूत राशियों में निकाल कर ही, मूलभूत राशियों के रूप में तोड़ कर ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी बीमा निकाल सकते हैं। क्योंकि बीमा जो किसकी होती है, मूलभूत राशि की होती है। तो व्युत्पन्न राशि की बीमा कैसे निकालेंगे, इसके जानने के लिए वेग परिवर्तन क्या करेंगे। हमको मालूम है कि वेग परिवर्तन का बीमा क्या कितना होता है, LT पर -1, ठीक है। और समय का बीमा कितना है, t पर घात कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो LT पर -1 और ये ऊपर जाएगा तो t पर -1, समझ में आया। t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो LT पर क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा, यानी LT पर -2 हो जाएगा। अगर हमको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं डायरेक्ट कैसे हुआ, तो वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, हमको मालूम है। तो अगर इसको तोड़ लेते हैं, देखिए तोड़ के निकालते हैं, विस्थापन बटा में समय, वेग को तोड़ लिए, विस्थापन बटा में समय, ठीक है। और उस पूरे के बटा में क्या है, समय है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको जब बटा के बटा में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जाके 1 का उसमें गुणा हो जाएगा, समय का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा में समय स्क्वायर, समय घात 2 हो जाएगा ना, समय का समय गुणा तो समय स्क्वायर हो जाएगा। अब विस्थापन कितना है, विस्थापन मतलब लंबाई की बीमा l और समय का t का घात 2 t स्क्वायर, और जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, LT पर -2, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अधिकांशतः क्या सूत्र जानने होंगे, ठीक है, सूत्र को याद करना होगा। अब हम पढ़ेंगे, अब इस तरह से एक आध और राशि हम बता देते हैं इसकी बीमा निकालने के लिए। लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब हम मान लीजिए त्वरण हो गया। इस तरह से अब निकालते हैं बल। बल बराबर क्या होता है, मालूम है आपको, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे, ठीक है। तो ये यम हो जाएगा। और त्वरण की बीमा अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, LT पर -2। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, MLT पर -2, सुन में, MLT पर -2। इस तरह से अगर हम निकालना चाहें किसका, कार्य का, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अगर यहाँ पे त्वरण की बीमा हमको नहीं मालूम है तो फिर त्वरण को क्या करना पड़ेगा, त्वरण व्युत्पन्न राशि है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा में समय, फिर उसमें तोड़ेंगे तो फिर वेग को तोड़ना पड़ेगा, विस्थापन बटा में समय, उसको मूलभूत राशियों में ला करके फिर उसकी बीमा रखेंगे तो फिर इसका बल का बीमा आ सकता है, ठीक है। बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल की बीमा हमको मालूम है कितना है, MLT पर -2, और विस्थापन मतलब लंबाई की बीमा कितनी होगी, L। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, L का घात 1, इसका घात 1 है तो गुणा हो जाएगा तो क्या है, L का घात 2 हो जाएगा, यानी L का घात 2
और टी का घात -2 ml² टी पर -2। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चला कि व्युत्पन्न राशियों का बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें ज़्यादातर जानना ये है, जैसे कि आप कभी बल सोच रहे हो कि बल, कार्य, त्वरण, वेग, ये डायरेक्ट आप कैसे सर बता दे रहे हैं, तो हमको तो मालूम ही नहीं है। तो इसको आपको आगे पढ़ना है, सिर्फ हमको इसमें जानना है इस चैप्टर में कि किसी भी राशि का बीमा हम कैसे निकालते हैं, ज्ञात करते कैसे हैं, बस हमको सीखना है। और इसके लिए अधिकांशतः हमको सूत्र मतलब याद होना चाहिए। सूत्र की बीमा, अब मूलभूत राशियों की बीमा क्या होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए x⁴ किए थे ना अभी, तो इसका कैसे करेंगे, तो जब मालूम होना चाहिए कि आधार सेम होता है तो घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब कोई राशि नीचे होती है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसका घातांक क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चूँकि आप अभी 10th से 11th में जा रहे हैं, तो 10th का कोर्स जो था बहुत ही छोटा था। ठीक है, अब आप 11th में जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ा कोर्स मिलेगा। जैसे 10th में आपको फिजिक्स का 4 ही चैप्टर मिला होगा, अब आप 11th में पढ़ेंगे तो फिजिक्स का आपको 14 चैप्टर मिलेगा। तो 14 चैप्टर बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम अगले वीडियो में उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।